नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं गणपत जांगीड़ आज एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है वायुदाब। वायुदाब के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, मौसम और जलवायु, जिसमें इसके बारे में सामान्य सी जानकारी दी थी। तब मैंने बताया था कि मैं इसके बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाऊँगा। तो यह वीडियो वह है जिसमें मैं इसका अर्थ, परिभाषा, वायुदाब को मापने की इकाई, मापने के यंत्र, धरातल पर औसत वायुदाब, मानचित्र पर किस नाम से दर्शाया जाता है, वायुदाब का अक्षांशीय वितरण क्या है, यानी वायुदाब की कौन कौन सी पेटियां हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन, दाब प्रवणता क्या होती है तथा वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन सब का अध्ययन इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वायुदाब का अर्थ और परिभाषा क्या हो सकती है। तो लो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि वायु, सभी को आपको ज्ञात है कि वायु हमारे चारों ओर वायु का एक आवरण है। वायु स्थान घेरती है। वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। वायु का खुद का भी भार होता है, दबाव होता है। वायु एकमात्र ऐसी भौतिक वस्तु है जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और पारदर्शी भी है, यानी दिखाई भी नहीं देती। तो इस प्रकार से वायु का क्या अर्थ हो सकता है, वायुदाब का क्या अर्थ हो सकता है कि पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्र पर वायुमंडलीय जो परतें हैं उन सब का पड़ने वाला भार या जो दबाव होता है उसे ही वायु का दाब कहते हैं या वायुदाब कहते हैं। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोग्राम भार पड़ता है। ये तो था वायुदाब का अर्थ और परिभाषा। वायुदाब से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण दिखने वाली कुछ बातें हैं जिसका अपन एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर वायुदाब कम होता जाता है। एंड जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुदाब में कमी आती है। समुद्र तल पर जो औसत वायुदाब है वो 1013.25 MB होता है। वायुदाब मापने का जो यंत्र है उसे बैरोमीटर या वायुदाब मापी कहा जाता है और वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार में यानी MB और किलो पास्कल KPa में दर्शाया जाता है। मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखा, समभार रेखा अथवा आइसोबार रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायु दिग्सूचक यंत्र कहते हैं। वायु की गति बताने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहा जाता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये जो विपरीत संबंध है ये वायुदाब और तापमान में पृथ्वी के धरातल पर पाया जाता है। इस चित्र के माध्यम से अपन समझते हैं कि जैसे समुद्र तल पर 1013.25 MB अगर वायुदाब है तो यहाँ से जैसे अपन ऊपर मैदान से पहाड़ से पर्वत, तो जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो वायुदाब में कमी आती जाएगी। जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो वायुदाब में धीरे धीरे कमी आती है। यानी ऊंचाई की ओर तापमान और जो वायुदाब है उसमें विपरीत संबंध नहीं पाया जाता, ओनली धरातल पर इसके मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। वायुदाब का क्षेत्रीय, धरातलीय और अक्षांशीय वितरण क्या है, जिसे वायुदाब पेटियां कहते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है वहाँ पर न्यून वायुदाब पेटी पाई जाती है। जो 0 से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसके ऊपर 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। 60 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। कुल
7 पेटियां पाई जाती हैं। अब ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी और भूमध्य रेखीय न्यून वायदा पेटी और ध्रुवीय उच्च वायदा पेटी दक्षिण गोलार्ध की भी, ये तीनों पेटियों को तापजन्य वायुदाब पेटियां कहा जाता है। तापजन्य वायुदाब पेटी का मतलब ये हुआ कि इन वायुदाब पेटियों का आधार ताप है। जैसे भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है, यानी सूर्य की किरणें तिरछी नहीं पड़ती, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ पर न्यून वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। उसी प्रकार ध्रुवों पर ताप बिल्कुल नहीं आता, यानी बहुत ही तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण वायु यहाँ की भारी रहती है, भारी रहने के कारण नीचे रहती है। परिणाम स्वरूप वायुदाब उच्च पाया जाता है। सूर्य से आने वाली किरणों के परिणाम स्वरूप ही जो वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है उसे तापजन्य वायुदाब पेटी कहते हैं। उसी प्रकार से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी उत्तरी गोलार्ध की, और उसी प्रकार उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी दक्षिण गोलार्ध की, इन 4 पेटियों को गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहा जाता है। गतिजन्य का मतलब है पृथ्वी अपने जो अक्ष पर घूमती है, यानी परिभ्रमण करती है, उसके परिणाम स्वरूप इन पेटियों का निर्माण हुआ है, इसलिए इन्हें गतिजन्य वायुदाब पेटियां कहा जाता है। परिभ्रमण मतलब दैनिक गति, एक होती है पृथ्वी की वार्षिक गति, ये है दैनिक गति। इन पेटियों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भूमध्य रेखीय जो न्यून वायुदाब पेटी होती है। ये भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश होती है उससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी, यानी दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार होता है। इसको विषुवत रेखीय, यानी भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। शांत पेटी, डोल ड्रम भी कहा जाता है। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश तक होता है। यहाँ तापमान अधिक होने के कारण न्यून वायुदाब पाया जाता है। तापमान अधिक के कारण आपको पहले मैंने बताया कि वायु हल्की हो जाती है, परिणाम स्वरूप ऊपर उठ जाती है, तो वायुदाब न्यून पाया जाता है। यहाँ वायुमंडलीय दशाएं शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोल ड्रम कहा जाता है। इस वायुदाब पेटी में संवहनीय धारा, संवहनीय धाराएं वो धाराएं होती हैं जो ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं या नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं, यानी हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, तो इसलिए इसे संवहनीय धारा या ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी या आरोही पवनें चलती हैं। ये तो थी अपनी भूमध्य रेखा पर जो पेटी है जिससे न्यून वायुदाब पेटी कहते हैं। उसके बाद जैसे ही ऊपर जाते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, यानी पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती हैं, जिसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। पृथ्वी के परिभ्रमण यानी जो दैनिक गति पृथ्वी की होती है उसके कारण यहाँ उच्च वायुदाब पाया जाता है। यह गति जन्य वायुदाब पेटी है। इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश यानी घोड़ों का अक्षांश भी कहा जाता है। इसके बाद है अपने उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटियां। ये भी ध्रुवों से नीचे यानी 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। यह भी न्यून वायुदाब पेटी हैं। इसका विस्तार 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण वायुदाब न्यून पाया जाता है। ये भी पृथ्वी की दैनिक गति के परिणाम स्वरूप आपको मैंने पहले बताया है कि ये किस प्रकार की हैं, गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। यह भी गतिजन्य वायुदाब पेटियां हैं। इनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी जब घूमती है तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर वायु कम या ज़्यादा होती रहती हैं। उसके बाद है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियाँ ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर यह वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, लगभग 90 डिग्री के आसपास।
इसका विस्तार ध्रुवों के चारों ओर अथवा 90 डिग्री पे दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। यहाँ तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। सूर्य की जो किरणें होती है बिल्कुल तिरछी चमकती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर वायु ठंडी रहती है और बर्फ़ भी जमी रहती है। उसके बाद है, ये तो थी वायुदाब की पेटियाँ। अब वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। पहला है तापमान, दूसरा समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण। तापमान में वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। धरातल पर वायुदाब यदि अधिक है तो इसका मतलब वहाँ पर तापमान कम होगा, और यदि तापमान अधिक है तो इसका मतलब वायुदाब कम पाया जाएगा। तापमान कम तो क्या होता है कि वायु ठंडी हो जाती है और भारी होने के कारण नीचे रहती है, तो वायुदाब अधिक होता है। उसी प्रकार से तापमान यदि अधिक है तो वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होने के परिणाम स्वरूप ऊपर उठ जाती हैं, तो वायुदाब कम होता है। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर वायुदाब कम होता जाता है। इसकी ऊंचाई की ओर वायुदाब गिरने की जो औसत दर मानी गई है वो 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 MB वायुदाब कम हो जाता है। तीसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी की दैनिक गति को ही परिभ्रमण भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा की वायु आधी उत्तरी गोलार्ध में तथा आधी दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांशों के पास वापस नीचे उतरती है, इसलिए वहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके बाद है दाब प्रवणता। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दाब प्रवणता किसे कहते हैं। दाब प्रवणता किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता अथवा बैरोमेट्रिकता कहा जाता है। दो स्थानों के बीच में अंतर कितना है उसे ही दाब प्रवणता या बैरोमेट्रिकता कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।